नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार जातीय आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण कार्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। आप इस बात से भलीभांति अवगत है कि बिहार में जातीय आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य 2 चरणों में विभाजित है। प्रथम चरण में संक्षिप्त मकान सूचीकरण का कार्य किया, उसे संपादित भी किया जा चुका है। अब दूसरे चरण के लिए वास्तविक गणना का कार्य प्रारंभ है। तो इस गणन कार्य में बिहार की जो भी आम जनता है, बिहार के जितने भी लोग हैं, उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। यदि वह सही शुद्ध आंकड़े प्रगणक और पर्यवेक्षक को नहीं देते हैं तो वैसी स्थिति में यह जो गणना का कार्य है, जातीय आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण का जो कार्य किया जा रहा है, यह शुद्ध नहीं हो सकता है। इस वजह से कही जा सकती है कि इसकी शुद्धता, यानी कि यह जो जातीय आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य है, इसकी शुद्धता और सटीकता के लिए बिहार की जनता की भागीदारी अहम मानी जाती है। इसके साथ साथ प्रगणक की भूमिका अहम मानी जाएगी, क्योंकि प्रगणक एक निचले कर्मी होते हैं, निचले पादान के कर्मी होते हैं, और वही घर घर जा कर के सभी सदस्यों से आंकड़े इकट्ठित करते हैं। आप इस बात से भी भलीभांति अवगत हैं कि इस गणन कार्य में 1 से 17 तक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 17 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, और उस प्रश्न का उत्तर मकान के जो सदस्य हैं, जो फैमिली है, फैमिली मेंबर है, उनको सही देना जरूरी हो जाता है। तो वह कितने प्रश्न हैं, कौन कौन से प्रश्न हैं, और यदि फैमिली के सदस्य या तो फैमिली के जो प्रधान है यदि सही रूप से जानकारी नहीं देते हैं, कुछ छिपाने का प्रयास करते हैं, तो वैसी स्थिति में वह स्वयं उसका जिम्मेवार होंगे। उस मकान के सदस्य, उस मकान के मालिक खुद जिम्मेवार होंगे, क्योंकि वह जो गणन प्रपत्र है उसमें स्व घोषणा और हस्ताक्षर उनके द्वारा किया जाएगा। और उस स्व घोषणा में स्पष्ट रूप से इस बात की चर्चा की गई है कि मेरे द्वारा जो भी आंकड़े दिए गए हैं, या तो मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है, या तो फिर मेरे परिवार का कोई ऐसा सदस्य जो दूसरे जगह गणन कार्य नहीं करवाए हैं, यह घोषणा होगी। और घोषणा के बाद उन सदस्य का, यानी कि मकान के जो प्रधान हैं, उनके द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा और तिथि दी जाएगी। तो निश्चित रूप से यदि कुछ गलत आंकड़े आते हैं तो वह स्वयं जिम्मेवार होंगे, और जिम्मेवार जब होंगे तो उसकी क्या उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, तो वह तो बाद वाली बात है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि वह कौन कौन से प्रश्न है जो कि बिहार की जनता से पूछे जाएगी, और वह भी प्रगणक के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि गणन प्रपत्र को 4 भागों में बांटा गया है। थोड़ी सी जानकारी हम लोग यहाँ प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कौन सा प्रश्न होगा, और स्व घोषणा में क्या लिखा हुआ है उसको भी हम लोग सही रूप से समझेंगे। पहले भाग में लोकेशन विवरण है, उसके बाद दूसरे भाग में आंकड़ा संकलन है, और इसी आंकड़ा संकलन में आप प्रश्नों का जवाब देंगे और प्रगणक के द्वारा कोड के माध्यम से दर्शाया जाएगा। उसके बाद विषय और कोड, विषय कोड यहाँ तीसरे स्थान पे है, इसी से आंकड़ा संकलन फुलफिल किया जाएगा। और चौथे स्थान पे जो कि महत्वपूर्ण है बिहार की आम जनता के लिए, कि वह स्व घोषणा और हस्ताक्षर है। आप स्व घोषणा और हस्ताक्षर करेंगे, और यदि आंकड़ा गलत देंगे तो बिहार जातीय आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण का जो कार्य चल रहा है उसमें जो शुद्धता रखी गई है, जो सटीक जानकारी ली जा रही है, वह धूमिल हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि आंकड़ा संकलन में 1 से 17 तक जो प्रश्न पूछे जाएंगे, वह प्रश्न इस प्रकार से होगा। परिवार के सदस्य का पूरा नाम। प्रथम चरण में संक्षिप्त मकान सूचीकरण में परिवार के प्रधान का नाम लिखा हुआ है, और उस परिवार के प्रधान में, यानी कि उस फैमिली में कितने मेंबर हैं उसकी संख्या लिखी हुई थी। लेकिन अब जब कार्य किया जाएगा तो सपोज कीजिए कि 5 फैमिली वहाँ पे लिखे गए थे, यानी कि 5 मेंबर लिखे गए थे उस फैमिली में, तो उस मेंबर का नाम अब डाला जाएगा। तो सभी का परिवार के सदस्य का पूरा नाम होगा, उसके बाद पिता और पति का नाम होगा। पिता का नाम का ज़रूरत होगा तो वहाँ पे डाला जाएगा, या तो फिर पति का नाम का ज़रूरत होगा तो वहाँ पे डाला जाएगा दूसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है कि परिवार के प्रधान से संबंध, यानी कि जिसे
परिवार में प्रधान माना गया है, चाहे दादा हो या तो फिर पति हो, तो उससे अन्य सदस्य का क्या संबंध है उसको दर्शाया जाएगा यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में। फिर आयु है पूर्ण वर्ष में, तो आयु यदि किसी नवजात शिशु का 6 महीने है या तो फिर 8 महीने है तो उसे पूर्ण वर्ष में लिखा जाएगा, यानी कि 1 साल लिखा जाएगा। या तो किसी बच्चे का उम्र यदि 1.5 साल है तो उसको 1.5 साल नहीं लिखेंगे, या तो उसे पूर्ण वर्ष में लिखना है तो 2 साल लिखेंगे या तो फिर 1 साल लिख सकते हैं। ऐसा यहाँ पे दिया गया कि आयु जब लिखना है तो पूर्ण वर्ष में लिखना है। उसके बाद लिंग का भी पता चलेगा कि वह पुरुष है या तो महिला है या तो फिर ट्रांसजेंडर है, उसकी भी जानकारी लिखी जाएगी। छठे स्थान पर है वैवाहिक स्थिति, वह परिवार उसके जो सदस्य हैं शादीशुदा हैं या शादीशुदा नहीं है या विधवा हैं, विधुर हैं इत्यादि प्रकार के प्रश्न प्रगणक के द्वारा पूछा जाएगा और उन प्रश्नों का जवाब आपको सही और सटीक देना है। उसके बाद 7वें स्थान पे धर्म है, किस धर्म के आप मानने वाले हैं, हिंदू, इस्लाम, ईसाई जो भी है, तो यहाँ पे कोड के आधार पे प्रगणक के द्वारा लिखा जाएगा। आपको सिर्फ जवाब देना है इसका सही रूप से। उसके बाद 8वें स्थान पर है जाति का नाम एवं कोड, तो जाति का नाम भी आएगा और उसके लिए उस जाति के लिए क्या कोड निर्धारित है उसको भी लिखा जाएगा। फिर 9वें स्थान पर है शैक्षणिक योग्यता, यानी उस फैमिली के जो भी मेंबर हैं कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, अलग अलग सभी जितने भी मेंबर्स हैं सभी की शैक्षणिक योग्यताएं लिखी जाएगी। उसके बाद आगे है 10वें स्थान पे कार्यकलाप। कार्यकलाप कहने का अर्थ हो गया कि उस परिवार में जो सदस्य हैं या तो प्रधान है या तो फिर उसके अलावा जो भी सदस्य हैं वह क्या काम धंधा करते हैं, नौकरी कर रहे हैं या तो वो संगठित क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं या तो फिर स्वरोजगार कर रहे हैं या फिर कोई मजदूरी कर रहे हैं, अन्न मजदूरी कर रहे हैं या तो फिर विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं या फिर कुछ नहीं है, तो वैसी स्थिति में उसको जवाब देना और प्रगणक के द्वारा कोड निर्धारित किया जाएगा। आगे है 11 नंबर पे जो कि क्वेश्चन के रूप में है कि आवासीय स्थिति। तो आवासीय स्थिति आपको दिखानी है, पक्का मकान 2 या 2 से अधिक कमरा, पक्का मकान 1 कमरा या तो फिर झोपड़ी, जो भी स्थितियां हैं। हालांकि इससे संबंधित आपसे प्रगणक के द्वारा पूछा जा चुका है। जब संक्षिप्त मकान सूचीकरण हुई थी तो उसी समय पक्की मकान के लिए जो वर्ग बनाया गया था उसकी आकृति दी गई थी, इसका नजरी नक्शा भी बनाया गया था। और यदि झोपड़ी है, कच्ची मकान है, तो उसके लिए त्रिभुज का सिंबल दिया गया था। तो इसकी जानकारी प्रगणक को हो चुकी है, आप इसको अब बदल नहीं सकते हैं। तो आवासीय स्थिति में वह हो गई कि आपका जो घर का मटेरियल्स है, जो बिल्डिंग बना हुआ है, किस प्रकार का बना हुआ है तो वह दर्शाना है और प्रगणक के द्वारा यह स्थिति कोड की सहायता से उस प्रगणक यानी कि जो गणन प्रपत्र है उसमें भरा जाएगा। आगे है कंप्यूटर और लैपटॉप, क्वेश्चन नंबर 13। आपके पास यदि कंप्यूटर है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो फिर लैपटॉप है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी आपको देनी है। बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं परिवार के जिनके पास इन सारी सुविधाएं हैं, कंप्यूटर लैपटॉप हैं, लेकिन वह उसको छुपाना चाहते हैं। वह यह चाहते हैं कि यदि मेरे पास हैं तो इसका हम आंकड़ा नहीं दें, क्योंकि वह जान रहे हैं कि इसे जब हम खरीदे हैं तो कहीं पे इसका रजिस्टर्ड नहीं किया गया है, किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन यह आप नहीं करेंगे। यदि आपके पास यह संसाधन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो ज़रूर आप उसको दर्ज कराएंगे और प्रगणक को इसकी जानकारी देंगे। उसके बाद 14 नंबर में है मोटरयान। तो मोटरयान में 2 चक्के वाली, 4 चक्के वाली, इस प्रकार से उसमें कोड निर्धारित है। तो मोटरयान में लोग यदि खरीदे हैं तो इसमें वह जवाब देते हैं और कहते हैं कि अमुक व्यक्ति के नाम से है, क्योंकि जब गाड़ी खरीदी जाती है तो उसका एक पेपर बनता है, कागज़ बनता है, तो उसमें वहाँ पे वो फंसते नज़र आते हैं। इस वजह से वह लाचार होकर के कहते हैं कि मेरे पास मोटर गाड़ी या मोटरयान है। लेकिन इस स्थिति में कंप्यूटर और लैपटॉप की स्थिति में जानकारी को वह छुपाने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनके पास जो सुविधाएं हैं उसकी जानकारी यानी कि कंप्यूटर और लैपटॉप हैं
तो निश्चित रूप से जानकारी प्रगणक को देनी चाहिए। आगे है कृषि भूमि। कृषि भूमि भी आपके पास कितनी है लगभग में उसका कोड निर्धारित किया गया है, उसी प्रकार से उसमें डाला जाएगा, तो इसकी भी जानकारी आप सटीक रूप से देंगे। उसके बाद आवासीय भूमि, आपका जो मकान बना हुआ है, मकान जहाँ पे आप बनाए हैं, तो उसकी भूमि कितनी है उसको भी आपको सही रूप से जानकारी देनी है। सभी स्रोतों से मासिक आय, आपकी आमदनी सभी स्रोतों से, यदि आप नौकरी करते हैं उसके अलावा भी खेत से आपकी आमदनी होती है, कृषि से, कृषि भूमि से, या तो फिर कहीं पे कोई और ऐसा रोजगार धंधा चल रहा है जिसकी आमदनी आपकी मासिक हो रही है, तो सभी की आमदनी जोड़ करके यानी कि मासिक आमदनी आपको बतानी होगी। उसके बाद आगे है सभी स्रोतों से मासिक आय, इसकी चर्चा हम लोग किए और 17 तक ही प्रश्न, 1 से 17 तक प्रश्न पूछे जाएंगे। और यह आधार संख्या, जिसमें देखिएगा गणन प्रपत्र में लिखा हुआ है स्वेच्छा से, लेकिन आधार संख्या भी यह मस्ट है, आपको ज़रूर से ज़रूर देना है, क्योंकि कोई ऐसे सदस्य हैं जो अन्य जगह गणन कार्य को करवा चुके हैं, तो उस स्थिति में दोहरी प्रविष्टि का पता लगाने का यही साधन है कि आधार संख्या के आधार पर आसानी से उसका पता चल सकता है। तो प्रगणक जो भी इस कार्य के डिप्यूट किए गए हैं या तो पर्यवेक्षक जो है, तो इसके लिए आप उसे मना करके जैसे भी हो उसको समझा करके आधार संख्या ज़रूर ले लेंगे और आधार संख्या से उनका पूरे डिटेल, उनकी जानकारी ज़रूर इकट्ठी हो जाएगी। जो दोहरी प्रविष्टि होगी उसे रोका जा सकता है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बातें हैं, तीसरा नंबर विषय कोड, इसकी चर्चा किए। विषय कोड के आधार पर ही आंकड़ा विवरणी को भरा जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बातें जो बिहार की आम जनता के लिए है वह ज़रूर इस बात को ध्यानपूर्वक समझेंगे और इसे समझने के बाद ही सभी आंकड़े को सही सही आप फिलअप करवा सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, आप स्वयं घोषणा कर रहे हैं, जनता स्वयं यानी कि मकान के जो फैमिली हैं, जो मेंबर हैं, वह स्वयं इस बात को घोषणा कर रही है। जो प्रधान है उसके द्वारा घोषणा है कि मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा पूरे परिवार के संबंध में जो उपरोक्त सूचना दी गई है वह मेरी जानकारी और विश्वास में सत्य है और इसमें से किसी सदस्य की गणना अन्यत्र नहीं कराई गई है। स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि आप स्वयं घोषणा कर रहे हैं कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है, तो मेरे परिवार के संबंध में जितनी भी सूचनाएं 1 से 17 तक दी गई है वह सत्य है और मेरे विश्वास के साथ, मैं विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं कि मेरा जो परिवार के सदस्य है अन्यत्र यानी कि दूसरे जगह गणन का कार्य नहीं किए हैं। यह घोषणा आप कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे परिवार के प्रधान का हस्ताक्षर होगा। जब आप घोषणा किए, आप संतुष्ट हो गए कि मैं ऐसा कहीं भी वैसा कार्य नहीं किया हूँ या तो फिर प्रगणक को वैसी कोई गलत सूचना नहीं दिया हूँ, तो यहाँ पर परिवार के प्रधान का हस्ताक्षर होगा या तो फिर अंगूठे का निशान लगाएंगे और उस दिन की तिथि यहाँ पे डालेंगे। तो अब बातें स्पष्ट हो रही है कि इस गणन कार्य, जो जातीय आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है, तो इसमें बिहार की आम जनता की भागीदारी और उसके बिना सहयोग के यह कार्य की शुद्धता नहीं मानी जा सकती है। यदि आप शुद्ध प्रगणक को जवाब देंगे उन 17 प्रश्नों का, तो निश्चित रूप से यह गणन कार्य, बिहार जातीय आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य 100% सत्यता के साथ समाप्त होगी। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।